नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में और मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। क्या आज के दौर में इंसान दरिंदा बन गया है? वो गुस्से में प्यार और भरोसे तक का कत्ल कर देता है। कभी गुस्सा शांत करने के लिए वो लाश के साथ बर्बरता कर रहा है, तो कभी सबूत मिटाने के मकसद से मुर्दा जिस्मों के साथ हैवानियत का खेल खेल रहा है। हाल ही में ऐसी खौफनाक वारदातें सामने आई हैं जिसे कोई सामने होता हुआ देख ले तो उसका कलेजा मुंह को आ जाए। ऐसी वारदातों में तेजी के साथ इजाफा भी हो रहा है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है न घर वालों को पता है न बाहर वालों को। पुलिस भी हैरान है और परेशान है। भरोसे के खौफनाक कत्ल की पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। 3 अलग प्रदेश, 3 अलग कातिल, 3 अलग शिकार, बर्बरता एक जैसी हर बार। सोचा समझा कत्ल, बेरहमी की हदें पार। कहीं इश्क में सर्द साजिश, कहीं नफरत खौफनाक। हत्या तो हत्या, लाश का अंजाम और भी खौफनाक। बर्बरता इस कदर। तो आखिर बर्बरता इस कदर क्यों? इस मुद्दे पर करेंगे पूरी पड़ताल, साथ ही तमाम मेहमानों से भी बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हाल ही में हुई इन घटनाओं पर फिर से तेजी से एक नजर दौड़ा लेते हैं। तो देखिए, पहली वारदात दिल्ली में हुई है, जहां लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा वॉलकर की निर्मम हत्या कर शव के 35 टुकड़े कर फ्रीजर में रख दिए थे। इसके बाद महीनों तक वो लाश के टुकड़ों को जंगलों में फेंकता रहा। और अगर दूसरी तस्वीर की बात की जाए तो ये दूसरी वारदात राजस्थान की है। दूसरी वारदात 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में हुई है, जहां अनुज शर्मा ने अपनी ही बड़ी मां के 10 टुकड़े कर डाले और लाश में टुकड़े बैग में भरकर जंगल में उसे फेंकाया। जबकि तीसरी वारदात झारखंड के साहिबगंज में हुई है, जहां रबिका पहाड़ी नाम की आदिम जनजाति की युवती को कटर से काटकर कई टुकड़ों में बिखेर दिया गया। 22 साल की रबिका 1.5 महीने पहले ही दिलदार अंसारी से ब्याह करके उसके साथ गई थी। उनका प्रेम प्रसंग महज 1.5 साल पुराना था। तो देखिए, 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहली तस्वीर है आफताब पूनावाला केस से जुड़ी हुई, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। देख सकते हैं आपकी तस्वीरों में किस तरह से प्रेमिका के 35 टुकड़े किए गए। दूसरी तस्वीर दिलदार अंसारी, जिसने अपनी पत्नी के 18 टुकड़े किए हैं, ये दूसरी तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर बड़ी मां के 10 टुकड़े किए गए। आखिर इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनों की ही दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। जहां अपनी प्रेमिका हो, पत्नी हो या फिर अपनी बड़ी मां को ही टुकड़ों, उनकी पहले हत्या की गई, फिर उनके शवों के टुकड़े किए गए और फिर जंगलों में अलग अलग जगहों पर फेंका गया। ये 3 तस्वीरें हैं जानलेवा इश्क की। कह सकते हैं कि नफरत किस कदर आजकल लोगों में बढ़ गई है कि लोग कुछ सोचते समझते ही नहीं है, हत्या कर देते हैं और फिर इस तरह की वारदातें हैं वो हमारे सामने आती है। बता दें कि जो ग्राफ है इन तरह की वारदातों का, ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इन तीनों ही घटनाओं की बात करें तो इन तीनों ही घटनाओं में कुछ ही दिनों का अंतर रहा है कि ऐसी वारदातें जो है हमारे सामने आई हैं।
तो चलिए इस पूरे जो बर्बरता इस कदर से देखने को मिल रही है देश भर में, इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बता दें कि हमारे कुछ सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। विष्णु शर्मा जयपुर से जुड़ रहे हैं, शंकर आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, और इसके साथ ही बता दें कि डॉक्टर मनस्वी गौतम जो कि मनोचिकित्सक है वो भी हमारे साथ मौजूद है। इन सभी लोगों से इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे रिपोर्टर जो हमारे साथ मौजूद है उनसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर अभी जो ये केसेस हैं उनकी कड़ी कहां तक पहुंची। सबसे पहले शंकर आनंद आपके पास आते हुए, श्रद्धा हत्याकांड की अगर बात की जाए तो अभी इस केस में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सारी हदें पार हो गई हैं, अभी अगर इस पूरे केस की अपडेट लेनी जाए तो अभी क्या कुछ फिलहाल जानकारी? देखिए, श्रद्धा हत्याकांड की अगर बात करें तो ये निश्चित तौर पे देश में काफी चर्चित मामलों में से एक रहा, और जिस तरह से श्रद्धा हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो कहीं न कहीं इस मामले के पैटर्न को कई दूसरे राज्यों में भी दोहराया जा रहा है। और जिस तरह से बकायदा झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी इसी पैटर्न पे इसकी हत्या की गई, जो वहां पर जिस तरह से एक आदिवासी मूल की लड़की की हत्या की गई, तो वो मामला भी अब झारखंड से चलते हुए कहा जा सकता है उसकी सुगबुगाहट राजधानी दिल्ली में भी आज देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इस मामले को लेकर काफी राजनीतिक सरगर्मियां जो है, राजनीतिक बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई है, और इस मामले को लेकर अभी बीजेपी के कई सीनियर वरिष्ठ नेता भी इस मामले पे भी बयान दे चुके हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि श्रद्धा हत्याकांड की अगर बात करें तो श्रद्धा हत्याकांड मामले में अब तो जल्द ही इस मामले में चार्जशीट फाइल किया जाएगा, और चार्जशीट फाइल करने के बाद उन तमाम सबूतों के आधार पर, उन तमाम बयानों के आधार पर, और अब तक इस मामले में जो भी फॉरेंसिक जांच के दौरान जो तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, डीएनए प्रोफाइलिंग की गई, उससे जुड़े हुए तमाम जो इनपुट्स को इकट्ठा किया गया, तो उन तमाम मामलों पर जो विस्तार से एक रिपोर्ट बना करके अब चार्जशीट जो है वो फाइल की जाएगी, और चार्जशीट फाइल करने के बाद जो एक कोर्ट का जो ट्रायल है वो शुरू होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। जो इन्वेस्टिगेशन, लगातार इन्वेस्टिगेशन अभी भी किया जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अब काफी ऐसे महत्वपूर्ण सुराग मिल चुके हैं, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हो चुका है, महत्वपूर्ण दस्तावेज ऐसे बरामद हुए हैं जिसमें कि बाकायदा इसे साफ पता चलता है कि आफ्ताब ने ही एक श्रद्धा की हत्याकांड को अंजाम देने के बाद एक किस तरह से एक साजिश को अंजाम दिया था। और अगर दूसरे पैटर्न की बात करें, जिस तरह से झारखंड में पैटर्न इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई है हालांकि, लेकिन वहां भी पैटर्न में थोड़ा सा अलग है, लेकिन पैटर्न वही है कि किस तरह से कई टुकड़े करके उसके बाद उस टुकड़ों को छुपाना। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि रियल लाइफ में बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, और कहा जा सकता है कि जो आपके टेलीविजन ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, वहां से आप बहुत सारे लोग जो हैं इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके, यानी कि रियल लाइफ को ऑब्जर्व करके रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना, ये कहीं न कहीं वो देखने को मिल रहा है। चाहे बहुत सारी ऐसी फिल्मों की बात करें, जैसे एक हिंदी फिल्म आई थी दृश्यम में भी इस तरह के मामले देखने को मिले थे। उसके बाद उस पैटर्न पे कई ऐसी फिल्में चली हैं, और कई ऐसी हॉलीवुड की फिल्में बनी जिसको देख करके अपराधी इस टाइप के भावनाओं को जागृत करने के बाद इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देके, देखिए श्रद्धा हत्याकांड की अगर बात करें तो श्रद्धा हत्याकांड किसी को पता भी नहीं चलता, ना उसके परिजनों को पता चलता, ना श्रद्धा के परिजनों को पता चल पाता, ना आफ्ताब के परिजनों को इस मामले पे कोई ज्यादा लोग कुछ बोल पाते। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से बिल्कुल देखिए शंकर, जिस तरह से ये जो श्रद्धा हत्याकांड सामने आया, हम सबने देखा कि पूरे देश भर की निगाहें इस केस पर अभी भी बनी हुई है कि क्या कुछ इसमें निकल के आता है। देखिए हमारे साथ धर्मेंद्र सागर जी एडी डीसीपी जयपुर से भी सीधा जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये बिल्कुल एक पैटर्न बनता चला गया है, जैसा कि दिल्ली में हमने ये श्रद्धा हत्याकांड देखा, या फिर अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए यहाँ पर भी ऐसा ही केस सामने आया, और इसके साथ ही झारखंड में भी सेम केस, यानी कि कह सकते पैटर्न जो है बिल्कुल सेम चला आता है। लेकिन जिस तरह की ये जो घटनाएं हैं, अभी कुछ ही दिनों में ये तीनों ही घटनाएं देखने को मिल रही है, कोई अंतराल नहीं नजर आया। आपका जो इतने टाइम का आपने इतने सारे केसेस देखे होंगे, आपका क्या कुछ कहना है इन सारी वारदातों को लेकर? हाँ, कहना इसमें यही है कि इन दिनों ये दिल्ली की घटना हुई, उसके बाद जो हमारे जयपुर में घटना हुई, दोनों में कारण अलग हों, लेकिन जो बर्बरता बोल रहे हैं, जिसको कि जिस जघन्य तरीके से उसको अंजाम दिया गया, मर्डर तो काफी देखे हैं हमने,
लेकिन मर्डर के करने के बाद फिर जो लाश के जिस तरीके से उन्होंने टुकड़े किए उस अपराधी ने, ये एक नई तरीके से चीज देखने को मिल रही है। ये अब समाज का ट्रेंड तो मैं नहीं कहूंगा इसको पूरे, क्योंकि अपराधी अब चूंकि आज का जो सोशल मीडिया है हमारा या दूसरे घटनाक्रम जो आसपास वो देखता है, उसकी वजह से अगर कहीं ना कहीं उसको एक मार्ग मिलता है, एक रास्ता मिलता है कि हाँ उसने ऐसा किया है तो मैं भी इस चीज को इस तरीके से करूं। लेकिन ये व्यक्तिगत सोच पे डिपेंड करता है। अपराधी का एक दिमाग है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अपराध को छुपाने के लिए ज्यादातर जितना समझ में आया इस जो हमारा केस था कि उसने अपराध को छुपाने के लिए ये जो घटना जो इसने कृत्य किया है उसको अंजाम दिया कि बाद में पता नहीं लग जाए। परिवार वालों को छुपा रहा था, उसको उसने सोचा कि मैं इसको हाइड कर सकूं इस अपराध को। तो ये जो है प्रकृति, ये मेरे ख्याल से हमने भी उससे जब इस बारे में बातचीत की तो उसका यही कहना था कि फिर मैं अब मेरे से घटना हो गई तो अब मैं क्या करता, इसलिए मैंने उस चीज को छुपाने के लिए ये कृत्य किया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई अपना अपराध छुपाने के लिए कर रहा है। जैसा कि राजधानी का केस जो रहा वो तो यही रहा कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि अपना अपराध छुपाने के लिए उसने कहा कि मैं अपना अपराध छुपाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी जो ताई जी हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उनकी हत्या कर दी। सर देखिए, हमारे साथ डॉक्टर, आपके पास मैं एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर मनोचिकित्सक मनस्वी गौतम जी भी हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उनसे जानूंगी। और मनस्वी जी, आपके पास आते हुए आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी हमें एडीडीसीपी धर्मेंद्र सागर जी ने बताया कि कहीं पर अपराध छुपाने के लिए राजधानी जयपुर में अपना अपराध छुपाने के लिए इस तरह का जो जघन्य अपराध है वो किया गया। लेकिन आजकल की ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये साइकोलॉजी किस तरह से बिगड़ती जा रही है लोगों की कि इस तरह की जो हत्या है वो की जा रही है। लोग, चलिए हत्या होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन आजकल हत्या करने के बाद शवों को भी काटा जा रहा है, उनके शव काटे जा रहे हैं, फिर फ्रिज में रखे जा रहे हैं। यानी कि अगर साइकोलॉजिकल टर्म से बात की जाए तो साइकोलॉजी आजकल किस तरह से बिगड़ती जा रही है? जी देखिए, आप जो बात आज हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसमें दो चीजें अहम हैं, एक क्राइम और एक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द कॉर्प्स या डेड। दो चीजें इसमें हैं। एक क्राइम जो है वो अगर हम कहें दो चीज कंपोनेंट्स हैं, एक उसका बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो पहले से इनेट होता है उस व्यक्ति के अंदर, उसकी बॉडी में, इन फॉर्म ऑफ ट्रेट्स, जैसे एंटी सोशल ट्रेट्स हैं या बिहेवियर है उसका जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित होता है औरों से, और दूसरे सोशल रीजंस, कॉजेज जो उसको इसके लिए उकसाते हैं। साथ ही साथ एक तीसरी चीज जो इसमें देखने के लिए मिलती है कि किस प्रकार से डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। पहले हम देखते थे, अगर हम एक शव यात्रा भी देखते थे तो हम वहां रुक करके उसको नमन करके साइड से निकल जाते थे, हॉर्न नहीं बजाते थे, किसी प्रकार से हम कि भी ठीक है, हमको एक रिस्पेक्ट करनी है कि अगर कोई व्यक्ति चला गया है जी तो उसको डेड बॉडी को भी हम रिस्पेक्ट देते थे। आज वो रिस्पेक्ट एज सच चला गया है किसी भी चीज के लिए। और साथ ही साथ जो व्यक्ति क्रिमिनल माइंड रखता है, जिसके अंदर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ह्यूमन नहीं है, तो डेड के लिए सेंसिटिविटी हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? तो एक तो सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। दूसरी चीज, जैसा अभी बताया गया है कि कैसे मैं इस चीज को छुपाऊं कि मेरे को ये डिटेक्ट ना हो, लंबे समय तक मैं इससे बच सकूं और कैसे भी करके मैं एस्केप कर जाऊं। तो उस प्रकार उसके लिए मैंने कहीं ना कहीं से इनपुट लिए, चाहे वो मेरे को सोशल मीडिया से इनपुट मिला है, चाहे वो किसी और को मैंने रोल मॉडल मान के इम्यूलेट किया है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं माइंड में कल्मिनेट करती हैं और धीरे धीरे उस चीज को बढ़ावा देती हैं कि ठीक है, शायद ये फुल प्रूफ मैकेनिज्म है। तीसरी चीज जो है वो है कि एक एग्रेशन जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी, और उस एग्रेशन को मिटिगेट करने के लिए हम ऐसे एक्ट करते हैं जो कि हमारे वायलेंस को, हमारी हॉस्टिलिटी को, हमारे एग्रेशन को चैनलाइज करती है। तो हम चूंकि इस चीज को सही दिशा में चैनलाइज नहीं कर पाते हैं तो हम उसको गलत दिशा में चैनलाइज करते हैं, और वो ये सारे के सारे उस एग्रेशन को दर्शाते हैं। बिल्कुल मनस्वी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अग्रेशन भी है, और जिस तरह से आजकल ये जो केसेस सामने देखने को मिल रहे हैं, इनको हम देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है वो किस तरह से आजकल
काफी खराब होती जा रही है कि कोई जैसे आपने बताया कि सेंसिटिव ही अगर कोई पर्सन नहीं होगा तो वो कैसे उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो ऐसे जो काम है वो ना करे। दूसरा एक सवाल आपसे एक और मेरा यही है कि जो ये केसेस हैं, जैसा कि अभी हमने एडीजी साहब से भी बात की थी, उनसे भी बात की थी, तो मैंने यही पूछा था कि क्या जिस तरह से केसेस है इनमें आजकल जो है वो देखा जा रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, यानी कि ये जो तीनों ही केसेस जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, वो कुछ ही के दिनों में हुए, कुछ ही महीनों के बीच ये केसेस सामने देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो कह सकते हैं कि दिन पर दिन कैसी बढ़ती जा रही है। एक तो सबसे पहला इसमें रीजन आता है शायद सोसाइटी का, जिस तरह से आजकल एंटरटेनमेंट की अगर कहें तो कुछ सीरीज ऐसी बन रही हैं जिनको देख के जो इंसान है वो उत्तेजित हो जाते हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे, अग्रेशन बढ़ने के क्या कुछ कारण है कि जो इंसान है वो इस तरह से जो हत्या है वो कर रहे हैं? देखिए, एग्रेशन बढ़ने के तो बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो सोशल रीजंस हों, चाहे वो पर्सनल रीजंस हों, चाहे वो फाइनेंशियल रीजंस हों, चाहे वो एक्सेप्टेंस टू हो, पीयर प्रेशर हो, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मिलकर के एग्रेशन को बढ़ा रही हैं। ठीक है, आप इतना सक्सेसफुल नहीं हैं लाइफ में, वो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, आप लोगों से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें कुल मिलाकर के एग्रेशन को बढ़ाती हैं। जो आपका डे टू डे स्ट्रेस है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, ये सारी चीज़ें आपके एग्रेशन को बढ़ाती हैं। जो आपने एक मुद्दा उठाया कि किस तरह से ये एक के बाद एक सीक्वेंशियली हो गई एक छोटे से कालांतर के अंदर, तो वो ये शो कर रहा है कि किस तरह से हम एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और उस पैटर्न को इम्यूलेट करने की कोशिश कर रहे हैं टू फाइंड अ परफेक्ट सॉल्यूशन टू एस्केप। और वो एस्केपिज्म जो है वो एक टेंडेंसी होती है हर एक क्रिमिनल की कि भाई कैसे भी करके मैं सिचुएशन से एस्केप कर जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पकड़ा जाऊं। जी बिल्कुल, एक चीज जो है वो उसमें ये है बिल्कुल सही है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे सहयोगी झारखंड से गौरव झा भी साहिबगंज से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, जैसा कि अभी मनोचिकित्सक गौरव मनस्वी जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से जो आजकल एग्रेशन है वो लोगों पर हावी हुआ जा रहा है। अगर उस केस की बात की जाए जो झारखंड के साहिबगंज से सामने आया था, अग्रेशन ही वजह रहा। सबसे पहले हम इस पूरी घटना को एक बार आपको बता दें कि ये पूरी घटना हुई कैसे। तो दरअसल रूबिका पहाड़िन और दिलदार अंसारी, इन दोनों की प्रेम मोहब्बत की शुरुआत करीबन 1.5 से 2 वर्ष पहले हुई थी। और बताया जाता है कि जब इस प्रेम की शुरुआत हुई थी तो इस बीच में रूबिका के जो घर वाले थे, रूबिका एक एसटी समाज से आती थी, अल्पसंख्यक समाज से आती थी, वो आदिम जनजाति समाज से आती थी, तो उसके घर वाले जो थे इस विवाह के खिलाफ थे, इस प्रेम के खिलाफ थे। तो उस वक्त पंचायत में पंचायती बिठाकर यह फैसला लिया गया कि ये एक दोनों के करीब ना आए। उसके बाद रूबिका की शादी भी एक अलग पहाड़िया लड़के से करा दी गई और उस पहाड़िया लड़के से एक छोटी सी बच्ची, करीबन कुछ महीने की बच्ची जो है वो भी रूबिका को है, जो उसके घर पर है। अब आते हैं इस पूरे प्रकरण पर जो बीते दिन 16-17 तारीख की रात को घटी है। इन दोनों की प्रेम संबंध पहले से चल रहा था। 1.5 महीने पहले रूबिका को लेकर जो उसके पति थे दिलदार अंसारी, यानी जो प्रेमी पति थे, वो उसे लेकर गए थे। अब जब उसे लेकर 1.5 महीने पहले गए थे और 16-17 तारीख की रात को जब यह घटना घटित हुई तो बताया जाता है कि साहेबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र के अंदर यह घटना घटी। और बोरियो थाना क्षेत्र के अंदर मोइन टोला एक जगह है, वहां एक अर्धनिर्मित आंगनवाड़ी का केंद्र था। उसके ठीक पीछे में ग्रामीणों ने एक बोरे को देखा और उस बोरे में एक इंसानी पैर को देखा। जब उस पैर को देखा तो इलाके में हलचल पैदा हो गई कि आखिर ये पैर किसका आया, बोरे में किसका पैर है। तो वहां से सूचना पुलिस को कन्वे हुआ और पुलिस इन तमाम चीजों पर जांच में जुट गई। लेकिन इससे पहले जो आरोपी शख्स था दिलदार अंसारी, उसने टेलीफोन के माध्यम से रूबिका के घर पर यह इंफॉर्मेशन दी थी कि रूबिका कहीं चले गई है, कहां चली गई है पता नहीं। और पुलिस ने जब इसकी छानबीन की है तो यह भी पता चला था कि दिलदार अंसारी ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी का भी जो आवेदन था वो भी थाने में दिया था। उसके साथ साथ दिलदार अंसारी ने मतलब रूबिका के घर वालों को कॉल कर यह बताया कि आपकी बेटी के अंगुली का एक टुकड़ा मिला है।
कहां से मिला है ये रूबिका का टुकड़ा? अगर ये हम आपको बताएं तो मोइन टोला एक क्षेत्र पड़ता है बोरियो थाना क्षेत्र का, और वहां के 1 किलोमीटर के रेडियस में अब तक पुलिस ने करीबन रूबिका के 19 टुकड़े जब्त किए हैं। जिस तरीके की श्रद्धा हत्याकांड दिल्ली में देखने को मिला और उसकी पुनरावृत्ति जिस तरीके से झारखंड हुई है, यह कहीं ना कहीं एक विकृत मानसिकता को दिखाता है। यह उस मानसिकता को दिखाता है कि कभी अगर कोई प्रेम मुकम्मल नहीं हो पा रहा है तो कैसे इस तरीके की हत्या कर दी जाती है। क्योंकि इस पूरे प्रेम मुकम्मल नहीं होने के पीछे की कहानी थी कि रूबिका के जो परिवार के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों आपसी संबंध रखे या इन दोनों के बीच करीबी रहे, और उस वजह से इस तरह की पूरे घटना को जो है अंजाम दिया गया है। बिल्कुल गौरव, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। देखिए हमारे सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ सीधा राजधानी जयपुर से जुड़े हुए हैं लगातार। विष्णु, जैसा कि अभी हमने बात की है, यहाँ पर हमारे साथ गौरव भी मौजूद है, हमारे साथ मनोचिकित्सक जी भी मौजूद है। राजधानी जयपुर की अगर पूरी घटना की बात की जाए तो जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और अपराध को छुपाने के लिए जिस तरह से हत्या की गई है, क्या इसमें क्या यही कहा जाना चाहिए कि आजकल किसी के अंदर भी फीलिंग्स नहीं बची है, अपनों के जो कह रहे जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं? देखिए ऋषिका, सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि दिल्ली हो या झारखंड, अब तक इस तरह की जो नृशंस हत्याएं जो देखने को मिली है या उसकी वजह सामने आई है, वो आई है अवैध संबंध सामने आई है, अफेयर उसका होना सामने है। लेकिन जयपुर की घटना इसलिए इतर है कि एक बच्चे ने, एक ऐसा लड़का जिसकी रुचि जो थी वो आध्यात्म में थी, ईश्वर में थी, जो कि बहुत साधारण प्रवृत्ति का था, बहुत सभ्य था, इंजीनियरिंग डिग्री हासिल किए हुए था, एक सभ्य परिवार से था, लेकिन महज सिर्फ ताई के इस बात से टोकने पर कि वो कीर्तन करने के लिए वो दिल्ली नहीं जाएगा, इसी बात पे आकर के उसने हथौड़े से अपनी ताई की सिर फोड़ के हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में उसका जवाब ऐसा कि मैं फिर क्या करता, चूंकि मैं पतली दुबली काटी का था, ताई जो थी वो भारी शरीर की थी, ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता था ताई के शरीर के टुकड़े करना और टुकड़े करके उस शरीर के हिस्सों को अलग अलग जगह बांटना। तो राजधानी जयपुर की घटना इसलिए लोगों के दिमाग में बस गई कि एक लड़का जो बहुत साधारण सा लड़का था वो इस कदर तक जाता है, खून जो है उसके सिर पर इतना सवार होता है कि अपनी ताई के 10 टुकड़े करता है, कटर लेकर के आता है, पहले चाकू से काटने की कोशिश करता है, जब हड्डियां नहीं कटती तब वापस से बाजार जाता है, नए कपड़े खरीदता है, नए कपड़े खरीदने के बाद कटर ला करके एक हिस्से को काटता है और फिर उनको सूटकेस में रख करके दिल्ली रोड पर अलग अलग जगह फेंक के आता है। 8 टुकड़े बरामद हो चुके हैं, चाकू बरामद हो चुका है, हथौड़ा बरामद हो चुका है, लेकिन कपड़े कहाँ हैं वो बरामद नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आध्यात्म में इसलिए आदमी जुड़ता है कि उसके मन शांत रहे, लेकिन ये जो लड़का जो हमेशा से उसकी जिंदगी का आधा हिस्सा आध्यात्म में गुजरा, उस पर ऐसा क्या सवार हुआ, खून कैसा सवार हुआ कि अपनी ताई के, जिसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, माँ के मौत के बाद में ताई एक माँ के समान थी, उसकी हत्या करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अवैध संबंधों से ताई जो होती बिल्कुल वो भी माँ के समान ही होती है, और उनकी जिस तरह से हत्या की गई है, राजधानी जयपुर से ये केस आया है, बिल्कुल दिल झकझोर देने वाला ये केस रहा। देखिए हमारे साथ डीसीपी भी मौजूद हैं, धर्मेंद्र सागर जी, आपके पास एक बार फिर से लौटते हुए, जैसा कि सहयोगी विष्णु अभी बता रहे हैं कि माँ समान होती है, ताई भी जो होती है वो भी माँ के जैसी ही होती है। आपके करियर की बात की जाए सर, तो देखिए जिस तरह से केसेस, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो केसेस हैं वो एकदम से इनको हाइप मिला है, इसके पहले तो कह सकते हैं 2 साल में 3 साल में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी या फिर लंबे अंतराल के बाद ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी। आपके अभी तक के करियर में आपने जितने भी केसेस देखे हैं और उसके बाद अब जो ये केसेस सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? इंसानों में किस तरह का प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि अब वो ऐसे कदम उठा रहे हैं? क्या एनालिसिस क्या कहता है आपका? देखिए ये बात सही है कि पहले जो केसेस होते थे उनमें इतना हीनियस टाइप का क्राइम नहीं होता था कि बिल्कुल लाश के जैसे टुकड़े किए गए। इस हमारे केस में पहले होता था कि व्यक्ति को चलो ठीक है मर्डर कर रहे हैं, उसको मारना है तो मारने के लिए जो मिनिमम जो फोर्स लगाना है, चाहे कोई चाकू से मार रहा है, कोई फायर आर्म्स का यूज कर रहा है या किसी भी हथियार से कर रहे हैं, कोई गला दबा करके मार रहे हैं, ये सब चीजें पहले जनरली देखने को मिलती थी। अब जो ये नया जो चलन कहते हैं या कुछ केसेस ऐसे आए हैं सामने, तो मैं जहां तक मानता हूं कि कुछ सहन शक्ति लोगों की कम हो गई है, शायद धैर्य कम हो गया है लोगों में। जो एक सह अस्तित्व की पहले एक भावना होती थी कि भाई हम भी जिए दूसरा भी जिए, अब कहीं थोड़ा सा लोगों में यह है कि सहन शक्ति कम हो रही है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना,
और ऐसे केसेस हमने भी देखे कई बार, जैसे मोबाइल पे बात नहीं करने दिया तो उस पे एग्रेसिव हो गया बच्चा। ऐसे और भी कई केसेस छोटे छोटे एक समाज में दिखाई दे रहे हैं। हमारे अपराध का पैटर्न से हम देखें तो अब चूंकि सहन शक्ति खत्म होने की वजह से मैं मानता हूं कि अब ये इसमें काफी चीजें हैं। ये एक बड़ा बहस का विषय है कि इसमें परिवार का कितना योगदान होना चाहिए, समाज का क्या योगदान है, क्योंकि अकेली पुलिस सब कुछ डील नहीं कर सकती। पुलिस अपराध पे नियंत्रण करने का काम कर सकती है। धर्मेंद्र जी कि ऐसे केसेस में अकेले पुलिस आखिर कैसे डील करे, क्योंकि इसमें सोसाइटी, परिवार जो है, इन सब की भी एक अहम भूमिका होती है। आपके पास लौटूंगी, लेकिन देखिए हमारे साथ अभी डॉक्टर मनस्वी गौतम जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर ले, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये तीनों ही केसेस सामने आए हैं, हर किसी को अब यही सवाल है कि आखिर इंसान इतना क्यों बदलता जा रहा है। गौतम जी, आपसे अब सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से इन पैटर्न्स में हाइप हो रहा है, जिस तरह से पैटर्न बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के हत्याकांड के, इनको देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि ये एक दिन में किसी की भी सोच को बदला जा सकता है। एक दिन में तो चीजें ठीक होने से नहीं रही है, और ना ही एक दिन लगा है इस तरह की जो घटनाएं आई हैं सामने। कह सकते हैं कि जो वेब सीरीज हम लोग देखते हैं या फिर जो शोज आजकल बनाए जा रहे हैं, जिनमें इस तरह की घटनाएं जो है, उन्हें कह सकते हैं कि वो देखकर लोग और उत्तेजित होते हैं कि हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं, और फिर इस तरह से जो सबूत है वो भी हम मिटा लेंगे। तो क्या कहना है आपका कि ये जो जैसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, इंसान की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो बिगड़ती जा रही है, कि वो अपना, आपने अभी बात की थी कि अग्रेशन जो है वो लोगों का बढ़ता जा रहा है, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो आप पहले ये कहा कि भाई ये केस भिन्न है और बाकी दो केसेस भिन्न हैं, वो नहीं सच है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इनमें तीनों में एक कॉमनैलिटी है। कॉमनैलिटी ये है, एक कि मैंने जो निर्णय लिया, अगर उसका सम्मान नहीं हुआ तो देन यू विल टेक द रेज, फिर आप उसके रिपरकशन देखिए। दूसरा, मेरे को किसी भी प्रकार की ब्रूटैलिटी करने के अंदर किसी भी तरह से कोई परहेज नहीं है। ये दोनों चीजें तीनों केसेस के अंदर कॉमन है। ठीक है, जहां तक आप बात कह रहे हैं कि अपने आप की वेब सीरीज का इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, मैं मानता हूं कि हर चीज इन्फ्लुएंस करती है व्यक्ति की सोच को, और जिस चीज को हम बहुत ज्यादा समय देते हैं वो हमारी सोच को उतनी ही गहराई से प्रभावित करती है। और कई बार जो लोग बहुत ज्यादा सजेस्टिबल होते हैं, जो दूसरों के निर्णयों के ऊपर चलते हैं, स्वयं निर्णय लेने का विवेक जिनमें नहीं होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा उससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल गौतम जी, आपका कहना एकदम ठीक है कि जिस तरह से आजकल वेब सीरीज देख रहे हैं, उससे कोई भी एक्साइट होकर ऐसे कदम उठा सकता है। तो ये जो चर्चा है, इसके लिए हमें, मुझे लगता है, थोड़ा और समय चाहिए होगा। और जिस तरह से जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको बदलने में भी काफी टाइम लगेगा। जिस तरह से जो केसेस सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद से इन केसेस को जैसा हाइप मिल रहा है वैसे ही घटने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल हमारे पास समय का अभाव है, कमी है समय की, इसलिए इस चर्चा को यही विराम देना चाहेंगे। शंकर हमारे दिल्ली से जुड़े रहे, हमारे संवाददाता, आपका शुक्रिया। विष्णु, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव झा साहिबगंज झारखंड से जुड़े, आपका शुक्रिया। डॉक्टर मनस्वी गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज 18 राजस्थान के साथ इतना समय साझा किया। और धर्मेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया, डीसीपी जयपुर नॉर्थ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा को फिलहाल यही विराम देंगे, लेकिन आप सभी से यही गुजारिश है कि जिस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और जितना समय हो सके अपने परिवार के साथ बांटते रहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।